Okay, so people, we are going to start today with the chapter is matter around us pure, and as I said, this chapter has a correlation to the chapter in state board, which is what measurement of matter. ठीक है, so आप इसमें matter in our surroundings का ये basically एक extension है. ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसका ही एक्सटेंशन है. उसमें आप मैटर को कैसे मेजर करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दीज थिंग्स वुड बी देयर. ओके, ऑल राइट, लेट्स लॉन्च. इज मैटर अराउंड अस प्योर? डेफिनेटली इट्स नॉट प्योर. मैटर इन इट्स क्लासिफिकेशन हमने देखो इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा. इन द लास्ट चैप्टर वी अंडरस्टूड दैट मैटर इज डिवाइडेड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ठीक है, सो व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर? Condensate. ठीक है, Bose-Einstein condensate. So solid, liquid and gas, definitely you have studied in earlier standards. Bose-Einstein condensate, along with it the plasma. So these are basically the 5 states of matter, but generally we will deal with 3 only. ठीक है, आपके कोर्स में 3 है तो 3 ही से डील करेंगे. ठीक है, so in the last chapter we have understood that matter is divided into solid, liquid and gases. This is something that is clear to us, but how do they exist in nature? Do they exist as pure substances? नहीं. ठीक है, मतलब देखो जैसे हमारा एयर प्योर होना चाहिए, इट शुड बी मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट इट हैज़ गॉट इम्प्योरिटीज लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, इट हैज़ गॉट अदर इम्प्योरिटीज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें भी उसमें हैं. ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जैसे वाटर प्योर स्टेट में H2O ही होना चाहिए, लेकिन उसमें बहुत सारी और भी इम्प्योरिटीज़ मिली हुई होती हैं. तो हमारे आजू बाजू का जो भी मैटर है वो प्योर स्टेट में एग्जिस्ट करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन उसकी इम्प्योरिटी से हमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या क्या हैं. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई साहब कितना मेजरमेंट है, मतलब कितना अगर मैटर हमारा कंटैमिनेटेड है तो हमारे लिए हार्मफुल होगा. ठीक है, कितना मैटर कंटैमिनेटेड है तो हमारे लिए हार्मफुल होगा. सो दीज आर सम थिंग्स दैट वी, और दे एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ अ सब्सटेंस. ठीक है, तो जैसे एयर हमारा एक मिक्सचर है. लेट अस अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर कॉल्ड is matter around us pure. Okay, so matter is made up of very very tiny particles. We have seen that whether matter exists in solid state or whether it exists in liquid state or whether it is existing in gaseous state, it is made up of very very tiny particles. ठीक है, extremely tiny particles. Okay, sugar is made up of tiny particles of sugar. ठीक है, salt is made up of tiny particles of salt. Obviously in this way a substance consists of single type of particles. ठीक है, called as matter. ठीक है, so pure देखो अभी क्या होता है, but there is matter like soil, milk contains many substances, as soil contains broken rocks, sand, clay, humus, ये सारी चीज़ें soil में present हैं. ठीक है, okay, such matter is what, इसका pure होना next to impossible है, is impure. So matter is classified as pure और impure. या तो मैटर पूरा पूरा प्योर होगा या तो इम्प्योर होगा. जहाँ पे भी कंटैमिनेशन है या कंटैमिनेशन का स्कोप है वहाँ पे मैटर इम्प्योर ही होगा. जो आप पानी पी रहे हैं क्या वो डेफिनेटली पूरा का पूरा प्योर है? नहीं है. जो आप हवा में सांस ले रहे हैं क्या वो पूरा का पूरा प्योर है? ऑब्वियसली नॉट. ठीक है, सो देयर इज इम्प्योरिटी आउट देयर. ठीक है, कुछ क्वेश्चन है? नहीं. ठीक है, सो दीज आर थिंग्स विच आर अराउंड अस. जिस सॉइल पे आप क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं या चल रहे हैं या यूज कर रहे हैं, इज दैट पर्टिकुलरली प्योर? नो, इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज. सो मैटर कैन बी classified as pure and impure depending upon the percentage of purity or impurity in it. ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे गांव का जो हवा होता है वो थोड़ा सा प्योर होता है. ठीक है, उसमें गाड़ियां कम चलती हैं तो ऑब्वियसली कार्बन एमिशंस कम है. ठीक है, इंडस्ट्रीज कम है तो ऑब्वियसली जो पॉइजनस गैसेस होते हैं उनका रिलीज कम है. ठीक है, लेकिन शहरी हवा थोड़ा सा ज़्यादा कंटैमिनेटेड है. ठीक है, तो इसीलिए शहरी हवा में इम्प्योरिटी ज़्यादा है. आर वी क्लियर? ठीक है, ओके, सो मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज प्योर एंड इम्प्योर. शुगर, कॉमन सॉल्ट एक्सेट्रा, जैसे शुगर है उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं रह सकती. वो किससे बना है? शुगर केन जूस से. शुगर केन जूस से जो क्रिस्टलाइजेशन होता है उस प्रोसेस से बनता है भाई साहब आपका शुगर. तो उसमें कोई इम्प्योरिटी रह ही नहीं सकती, क्योंकि जब शुगर केन जूस से हम क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, शुगर केन जूस मतलब गन्ने का रस, उसमें से शुगर बनता है. जब क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं तो उस क्रिस्टलाइजेशन में और कोई चीज़ आ ही नहीं सकती. अगर शुगर केन जूस में कोई इम्प्योरिटी रहती भी है, जैसे आपने अगर गन्ने का रस कभी पिया रहेगा तो आपको जो लोग बहुत मतलब वो मशीन में जो गन्ना का रस चलता है
तो उसमें गन्ने के पार्टिकल्स भी आ जाते हैं अंदर, ठीक है, लेकिन वो क्रिस्टलाइज नहीं करेंगे, दे विल नॉट क्रिस्टलाइज, ठीक है। तो शुगर या कॉमन सॉल्ट जो है वो प्योर होगा। सॉइल, मिल्क, इनमें इम्प्योरिटी रहेगी भाई साहब, क्योंकि सॉइल बना ही है रॉक से, ह्यूमस से, डिकेड एनिमल एंड प्लांट मैटर से, तो इसमें इम्प्योरिटी रहनी है। आर वी क्लियर ऑन दिस पम्प? ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, सो दीज आर बेसिकली, सो कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। शुगर हो गया या सॉल्ट हो गया, दे कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। सॉइल में भाई साहब बहुत सारे टाइप्स ऑफ सब्सटेंस है, मिल्क में मिल्क एंड वाटर दोनों हैं, ठीक है। सो दे विल नॉट बी एबल टू बी रिटेनिंग देयर प्योरिटी, ये अपनी प्योरिटी को मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। सॉइल में या मिल्क में मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस है, शुगर या सॉल्ट में ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस है, हेंस इट इज ईजियर टू मेंटेन देयर प्योरिटी। जितने भी ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जिसमें एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सब्सटेंसेस होंगे, उसमें उसकी, तू इधर ध्यान देगा, जितने भी ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जिनमें एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सब्सटेंसेस रहेंगे, उसमें इम्प्योरिटी होने के चांसेस बहुत होंगे। जैसे समझ लीजिए एयर है, इसमें एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, आपका ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तमाम गैसें हैं, तो इसलिए इसका इम्प्योर होना बनता है, ठीक है। ओके, सो मैटर कैन ईदर बी प्योर और इम्प्योर। मैटर कैन ईदर बी प्योर, प्योर मैटर इज फर्दर क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है, एंड इम्प्योर मैटर इज बेसिकली क्लासिफाइड एज मिक्सचर्स, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड एलिमेंट्स इन डिटेल। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो अपने आप को इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करवा सकें। सोडियम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक एलिमेंट नहीं होगा, वो कार्बन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, ठीक है। इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स जैसे पोटेशियम एक एलिमेंट है, कैल्शियम एक एलिमेंट है, आयरन एक एलिमेंट है, ठीक है, जो अपने आप को इंडिपेंडेंटली विदाउट कॉम्बिनेशन खुद फ्रीली एग्जिस्ट कर सके, उसको हम बोलेंगे एलिमेंट। एयर में जो तमाम गैसेस है, जैसे आपका नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ठीक है, दीज आर बेसिकली एलिमेंट्स। कंपाउंड्स क्या होंगे? जब दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है तो जो रिजल्ट होता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे बच्चा पार्टी? एलिमेंट्स आर ऑन हैमरिंग आयरन रॉड्स यू विल गेट ऑल आयरन पार्टिकल्स। सो एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। जैसे अगर, चलो ये रॉड तो टूटेगा नहीं, लेकिन आपने कभी देखा है जो लोग वो करते हैं, अपना कटिंग करते हैं, ठीक है, मतलब ये जो आयरन को काटते हैं, वो जो अपना ऐसा घूमता रहता है उसमें से ऐसे काटते हैं, राइट, तो आप देखोगे नीचे आयरन के पार्टिकल्स गिरते रहेंगे, ठीक है। सो दीज आर आयरन पार्टिकल्स। उनको अगर आप देखोगे तो सिर्फ आयरन से ही बने हैं। तो ऑन हैमरिंग आयरन रॉड्स यू विल गेट ऑल आयरन पार्टिकल्स, यू विल ओनली एंड ओनली गेट भाई साहब आयरन पार्टिकल्स, ठीक है। So only iron particles. So element is made up of only one kind of substance which is what? Iron. तो ये पूरा जो एलिमेंट है एक ही सब्सटेंस से बना हुआ है जिसको हम बोलेंगे आयरन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो एलिमेंट, सो एन एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ मैटर, ऑब्वियसली मैटर ही होगा, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस से जो बना हुआ, ठीक है, ओके, वेयर ईच स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट इट हैज द सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज होगी। मतलब इसको जब आप टुकड़े टुकड़े करोगे ना भाई साहब, तो टुकड़े टुकड़े जो करोगे तो ये टुकड़े जो होंगे ये भी सब आयरन ही होंगे, सबकी प्रॉपर्टी सेम ही होगी। दे विल ऑल बी आयरन ओनली, ठीक है, दे विल ऑल बी आयरन ओनली। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? क्योंकि इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स विल हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सारे एलिमेंट्स में बच्चा पार्टी क्या होगा? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल। आर वी क्लियर? ओके। स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल इट हैज द सेम प्रॉपर्टीज। ओके, तो एलिमेंट्स देखिए क्या क्या होगा? सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। जैसे कैल्शियम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ऑक्सीजन को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, नाइट्रोजन को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, हाइड्रोजन को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, पोटेशियम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे ही आपके अप्रॉक्सीमेटली 119 एलिमेंट्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली। देयर माइट बी मोर बट दीज आर द वंस विच आर सो फार नोन टू मैनकाइंड। और ऐसे ही ये एक रात में ही डिस्कवर नहीं हो गए, बहुत सालों से एक एक करके डिस्कवर हुए हैं, ठीक है। बहुत सालों से धीरे 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 हमने अर्थ में इन एलिमेंट्स को, या जहाँ से भी हमको ये एलिमेंट्स मिले हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। सो दे हैव बीन डिस्कवर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट्स जस्ट नॉट इन अ फोर्टनाइट दैट ऑल दीज 119 एलिमेंट्स वे डिस्कवर्ड, ठीक है। सो एलिमेंट्स आपके फिलहाल तो 119 हैं, ठीक है, और भी ज़्यादा हो सकते हैं एज ईयर्स गो बाय,
maybe we will be able to reach more towards the core of the earth, and maybe we will be able to treasure out more elements, but for the time being we have discovered approximately 119 elements, ठीक है, जिनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, ठीक है. एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, ठीक है. तो मेटल्स क्या होते हैं, एक दो प्रॉपर्टी बोलो. लस्टर, लस्टर मतलब क्या होता है, चमक आता है, ओके, ठीक है. हाँ, तुम लोग जो प्रॉपर्टीज बोल रहे हो वो मतलब लास्ट में आती है, जैसे लस्टर, सोनोरिटी, सोनोरिटी मतलब टंग से आवाज आएगा, है ना. और डक्टाइल, डक्टाइल मतलब उनको हम पीट पीट के तार बना सकते हैं, ठीक है. डक्टाइल. मेलिएबल, पीट पीट के शीट्स बना सकते हैं. एक चौक के टुकड़े को अगर तुम पीटने जाओ तो भाई साहब चुरमुरा हो जाएगा, ठीक है. अगर एक ग्लास को तुम पीटने जाओ हथौड़े से तो चुरमुरा हो जाएगा, तो वो डक्टाइल नहीं है, मलिएबल नहीं है, बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ अ नॉन मेटल, ठीक है. बट इफ यू लुक एट आयरन, तो आयरन को ठोक ठोक के हम भाई साहब फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है. तो दीज आर बेसिकली डक्टाइल, मेलिएबल, कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. कौन कौन से ऐसे मेटल्स. अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में आपको रखनी है ये कि आपको एक्सेप्शंस भी जानने हैं. जैसे मेटल्स में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, जैसे मेटल्स आर जनरली वॉट, हार्ड और सॉफ्ट. दो मेटल्स ऐसे हैं जो सॉफ्ट हैं, सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम को अगर तुम एक नाइफ से काटोगे ना, जैसे पनीर को काटते हो वैसे ही कट जाएगा वो. सोडियम कैन बी बेसिकली कट विद अ नाइफ, ठीक है. ऑल्दो इट इज़ अ मेटल, इट कैन बी कट विथ अ नाइफ, उसका सॉलिड स्ट्रक्चर जो है. पोटेशियम भी सेम है, ठीक है, इट कैन बी कट विथ अ नाइफ, ठीक है. सो मेटल्स आर द वंस, ठीक है, विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये सब कुछ चीज़ें हैं. लस्टरस जैसे आपने बोला, दे विल हैव अ शाइन ऑफ देयर ओन, ठीक है. मेटल्स का शाइन होता है तो इसका मतलब नॉन मेटल्स का शाइन नहीं होगा. क्या कोई ऐसा नॉन मेटल है जिसका शाइन है एक्सेप्शन. याद रखिए, आयोडीन. आयोडीन इज अ नॉन मेटल which will have a shiny appearance, ठीक है, which will have a shiny appearance. So metals are generally what, lustrous, they have a shiny appearance, ठीक है. ओके, जैसे आप देखो ये सारे, जैसे डायमंड देखो, ये गलत है एक्चुअली एग्जांपल, ये गोल्ड से जो बना हुआ है वो तो शाइनी है, सिल्वर जो होगा वो शाइनी है, गोल्ड एंड सिल्वर आर शाइनी, बट डायमंड इज बेसिकली मेड अप ऑफ कार्बन. और कार्बन शाइनी अपीयरेंस क्यों रखता है, क्योंकि वो मेटल है इसलिए नहीं, क्योंकि देखो ग्लास जो होता है, अगर आप एक ग्लास के अंदर बहुत सारे ऐसे टुकड़े 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 ग्लास है तो उसमें बेसिकली रिफ्लेक्शन की वजह से शाइनी अपीयरेंस आता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है. डायमंड में जो रिफ्लेक्शन होता है उसकी वजह से उसका शाइनी अपीयरेंस होता है, ठीक है. खैर, तो यहाँ पे देखो लस्टरस होता है मतलब शाइनी अपीयरेंस, ओके. व्हाट एल्स डू दे हैव, सोनोरस मतलब व्हेन दे आर स्ट्रक दे विल मेक अ साउंड. जैसे आपका बेल होता है, उसमें अगर बजाएंगे तो टंग से आवाज़ होगा, दे विल बेसिकली वाइब्रेट. They have sonority. They make a ringing sound when we strike them. ठीक है. What else? What else do we have? Ductile. They can be made into wires. ठीक है. आप भाई साहब मेटल को, जैसे समझ लो ये एक मेटल है, उसको स्ट्रेच करते 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 उसका वायर बना सकते हैं. ये जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग हुई है ये किससे हुई है, कॉपर वायर से हुई है. कॉपर वायर को हमने कैसे बनाया रहेगा भाई साहब, कॉपर को मेटल लिया हुआ है, उसको खींच खींच कर हमने भाई साहब एक वायर बना दिया है. आप किसी नॉन मेटल को खींचने की कोशिश कीजिए वो टूट जाएगा, है ना. किसी ग्लास को खींचने की कोशिश कीजिए भाई साहब वो टूट जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है उसका, ठीक है. So all these are basically they can be stretched into wires. This property is known as ductility, ठीक है. Okay, so this property is basically known as ductility, wherein metals can be drawn into long form of wires. What else do we have? Malleable. पीट कर इनको भाई साहब शीट्स बना सकते हैं हम, ठीक है. मेटल्स कैन बी मेड इनटू थिन शीट्स, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी. आर वी क्लियर? कैन बी बीटेड इनटू थिन शीट विद अ हैमर. आप अगर किसी नॉन मेटल को हैमर से तोड़ने मतलब पीटने जाएंगे तो ज़्यादा करके वो टूट ही जाएगा, ठीक है. ग्लास टूट जाएगा, चौक टूट जाएगा, इस बोर्ड को अगर मैं पीटूँ तो ये टूट जाएगा भाई साहब, ठीक है. सो दीज विल ब्रेक, ओके. दे विल नॉट बी एबल टू सस्टेन द प्रेशर, ठीक है. तो आप देखो ये आयरन के थिन शीट्स होते हैं जिनसे हम बहुत सारे फर्नीचर वगैरह बना सकते हैं. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ऑल मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. उनमें सब में हीट और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट होती है, ठीक है. अलाउ इन हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ईजिली, ओके. सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी. हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी. तो सिल्वर से तार क्यों नहीं बना रहे हम, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है. द रीजन वाई वी आर यूजिंग कॉपर टू मेक वायर्स इज बिकॉज इट इज़ वेरी चीप एज कंपेयर टू सिल्वर. अदरवाइज सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स अ मेटल,
ठीक है. So the cooking utensils and water boilers are usually made up of copper and aluminum metals. ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम से बनते हैं, देखो ये. ठीक है, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स. दे आर हार्ड. आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, दे आर वेरी हार्ड. ठीक है, सारे जितने भी मेटल्स हैं. एक्सेप्शन यहाँ पे नोट कर लीजिए. एक्सेप्शन इज बेसिकली सोडियम, ठीक है, एंड पोटेशियम. सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी एक्चुअली कट विद अ नाइफ. ठीक है, दे आर वेरी सॉफ्ट. ठीक है, ये आपका एक्सेप्शन हो गया. ओके, दे कैन नॉट बी कट विथ अ नाइफ. ठीक है, एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम. क्लियर है, सोडियम और पोटेशियम को आप पनीर की तरह काट सकते हैं भाई साहब नाइफ में. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. ठीक है, तो भाई साहब बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब जैसे किसी चीज़ को, जैसे देखो ये जो आपके बिल्डिंग्स बनते हैं या ब्रिजेस बनते हैं, इनके अंदर क्या है, लोहा ही तो है. सीमेंट से तो बनता है, ठीक है, सीमेंट हम डालते हैं, लेकिन उसके पहले क्या डालेंगे हम, लोहा डालेंगे, पूरा स्ट्रक्चर डालेंगे. पूरा आपने अगर देखा रहेगा किसी बिल्डिंग को बनते हुए तो उसमें आपको दिखेगा पूरे लोहे का ढांचा बनता है. ठीक है, फिर उसके बाद सीमेंट भरते हैं आप. सीमेंट से बिल्डिंग नहीं खड़ी होती है, ये जो पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है वो लोहे पे रहती है. ठीक है, इसी तरह से आपके ब्रिजेस जो बनते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, बिकॉज दीज आर स्ट्रॉन्ग. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड हाई, हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. इनकी बहुत टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब ये बहुत सारा फोर्स बेयर कर सकते हैं. ठीक है, आयरन मेटल इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस. रेलवे लाइंस देखा है आपने, व्हीकल्स एंड चेन्स एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में क्या यूज हुआ है, प्राइमरली मुख्यतः यूज हुआ है आपका आयरन मेटल. ठीक है, क्लियर. कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग. आप देखो एक एक ब्रिज में कितने बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं, क्या वो टूट रहा है, नहीं, क्योंकि ये जो आयरन है इसको होल्ड किया हुआ है. ये ब्रिज में सीमेंट और ब्रिक्स तो बाद में लगे रहे होंगे या कोल टार बाद में लगा हुआ रहेगा, लेकिन उसको असली स्ट्रेंथ जो ब्रिज का आता है वो उसके आयरन के ढांचे से आता है. ठीक है, जो आयरन का वायरिंग और ढांचा बनता है, जो रॉड्स लगते हैं, जो बीम्स लगते हैं, उससे वो पूरा पूरा स्ट्रॉन्ग बनता है. ठीक है, दे हैव अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. ठीक है, आपके चेन्स देखो आप, जैसे देखो ये जो जेसीबीज होते हैं उनमें भी देखो आपके जो बड़े बड़े रॉड्स होते हैं वो उठाया जाता है, वो चेन से उठाया जाता है. ठीक है, सो ये बहुत हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं. ज़्यादा करके व्हीकल्स भी आपके मेटल्स के बने होते हैं. ठीक है, सो दैट दे कैन विथस्टैंड हाई अमाउंट ऑफ फोर्स एज वेल एज प्रेशर. ठीक है, ब्रिजेस आपके देखो बनते हैं आपके ज़्यादा करके किससे, दे बेसिकली आर मेड अप ऑफ मेटल से. अंदर ही अंदर, ऊपर ही ऊपर आपको सीमेंट या कोल टार दिख रहा है या रोड दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत हाई क्वालिटी आपका लोहा यूज हुआ है. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल. ठीक है, जनरली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, दे आर ऑल सॉलिड्स. मतलब जितने भी मेटल्स हैं वो ज़्यादा करके आपके क्या हैं, सॉलिड्स हैं, एक्सेप्ट फॉर मरकरी. मरकरी क्या होता है भाई साहब, मरकरी इज अ मेटल, हाउएवर एट रूम टेम्परेचर इट इज़ अ लिक्विड. और ये हमारे लिए एडवांटेजेस है क्योंकि हम थर्मोमीटर में मरकरी को यूज़ करते हैं. आप जो थर्मोमीटर में मरकरी को चढ़ते हुए देख रहे हैं वो इसलिए होता है क्योंकि वो हीट लेता है और फटाफट आगे बढ़ता है. ठीक है, इट्स अ लिक्विड. ठीक है, सो मरकरी इज एन एक्सेप्शन इन विच मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में एक्सेप्शंस याद रखना क्योंकि क्वेश्चंस आपके एक्सेप्शंस पे ज़्यादा करके बनते हैं. तो इन मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर. सारे मेटल ज़्यादा करके रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में होंगे. एक्सेप्शन है मरकरी विच एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. आर वी क्लियर. ठीक है, हाई डेंसिटीज, इनकी डेंसिटीज बहुत ज़्यादा होती है. एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स हैव लो डेंसिटीज. ठीक है, ज़्यादा हाई डेंसिटीज, दे हैव हाई डेंसिटीज. एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम ऑल मेटल्स हैव जनरली हाई डेंसिटीज. डेंसिटी मतलब होता क्या है बच्चा पार्टी, डेंसिटी इज व्हाट, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम. सो ऑल मेटल्स जनरली हैव अ वेरी हाई डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम इनका बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, थोड़े से कम वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा मास इनका ऑक्यूपाई हो सकता है. क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब. नॉन मेटल्स क्या हो जाएंगे, नॉन लस्टरस. एक्सेप्शन आयोडीन, जैसे मैंने आपको बोला आयोडीन हैज़ अ लस्टर. तो नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं होता है, चमक नहीं होती है. ठीक है, दे डू नॉट हैव अ लस्टर ऑफ देयर ओन. ठीक है, एक्सेप्शन आयोडीन हैज़ अ लस्टर. आयोडीन हैज़ अ लस्टर, दे आर डल इन अपीयरेंस. डायमंड भी एक एक्सेप्शन है, लेकिन डायमंड में लस्टर नहीं है, उसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से वो चमकता है. ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से वो चमकता है, अपनी उसकी कोई चमक नहीं है. ठीक है, सो आयोडीन हैज, दे आर जनरली डल इन अपीयरेंस. ठीक है, एक्सेप्ट नॉन सोनोरस, इनमें कोई आवाज़ नहीं होगा. दे डू नॉट मेक रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम. ठीक है, व्हाट एल्स, नॉन डक्टाइल, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स. ठीक है,
ये तो सारे नॉन मेटल्स में एप्लीकेबल है, ठीक है. दे आर नॉन मलिएबल, मतलब दे कैन नॉट बी beaten into sheets. The moment you try to beat non-metals, what will happen? They will break. They will not be able to withstand the pressure. ठीक है. Okay. What else? Bad conductors of both heat and electricity. ये भाई साहब bad conductors होंगे. They will not conduct heat or electricity. Are we clear? Clear on this one, people? Okay. Exceptions. Graphite form of carbon is a good conductor of electricity. ये एक exception है, ठीक है. Graphite is a good conductor of electricity. और graphite बना होता है किससे भाई साहब? ग्राफाइट बना होता है आपके कार्बन से, ठीक है. लेकिन कार्बन का यहाँ पे जो अरेंजमेंट है ना, वो कुछ ऐसा लेयरिक अरेंजमेंट है, ठीक है. इट इज़ बेसिकली ऐसे लेयरिक, जिसके वजह से काफ़ी सारा एम्प्टी स्पेस मिल जाता है और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो पाते हैं. तो द रीज़न वाई ग्राफाइट इन स्पाइट ऑफ बीइंग मेड ऑफ कार्बन which is a non-metal is a good conductor of electricity is because of its internal layeric arrangement. Because of its internal layeric arrangement, there is a lot of free space which is provided within the layers of graphite, within which the electrons can move when electricity is applied, and that's the reason graphite is a good conductor of electricity. और ग्राफाइट का काफ़ी सारा यूज़ बैटरीज वगैरह में होता है. जो इलेक्ट्रोड्स बनते हैं कार्बन के, वो बेसिकली ग्राफाइट से बनते हैं, ठीक है. ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये आपका एक्सेप्शन हो गया, ठीक है. इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ नॉन मेटल, स्टिल ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दे आर जनरली सॉफ्ट. नॉन मेटल ज़्यादा करके सॉफ्ट होते हैं. एक्सेप्शन इज डायमंड विच इज़ द हार्डेस्ट एलिमेंट नोन. आप डायमंड को भाई साहब 200 माले के बिल्डिंग से भी फेंक दोगे तो वो टूटेगा नहीं, ठीक है. इट्स नॉट गोइंग टू ब्रेक, it is that hard, ठीक है. so diamond exception, diamond is basically what, an allotropic form of carbon. now what do you mean by allotropic? दरअसल कार्बन के बहुत सारे फॉर्म्स हैं अलग अलग. जैसे कहीं पे वो डायमंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कहीं पे भाई साहब वो ग्राफाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है. somewhere it exists in the form of graphite, it also exists in the form of fullerene, ठीक है. then there are other allotropic forms, कोल वगैरह, ठीक है. तो डायमंड एक एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, एंड हेयर डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट नोन, ठीक है. हार्डेस्ट एलिमेंट नोन. डायमंड की, अगर डायमंड को पिघलाना है तो यू वुड नीड अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड 3500 डिग्री सेंटीग्रेड. अराउंड 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे लोहा पिघल जाता है. मतलब डायमंड उससे भी ऑलमोस्ट डबल पे पिघलेगा, डबल से भी ज़्यादा पे पिघलेगा, ठीक है. डबल से भी ज़्यादा टेम्परेचर पे पिघलेगा. Can we avoid that cross talking, please? If you have any questions, let me know. Wood is not hard. Wood is porous. Wood कहाँ से hard होगा? तुम अगर wood के layers देखोगे, जैसे यहाँ पे तो हमने भाई साहब सरमाइका वगैरह लगा दिया है, लेकिन wood को अगर तुम तोड़ोगे तो तुमको देखेगा बहुत सारा खोखलापन है उसके अंदर, बहुत सारा empty space है. तुम जैसे किसी लोहे को, अगर ये लोहा है, इस लोहे को पियर्स करना बहुत मुश्किल है, इसके अंदर जाना बहुत मुश्किल है. लेकिन अगर आप लोग वुड में देखोगे ना, वुड का तुमने थोड़ा सा निकाला, फिर थोड़ा सा निकाला, फिर थोड़ा सा निकाला, ऐसा अगर निकालते जाओगे काफ़ी सारा एम्प्टी स्पेस है. वुड इज़ नॉट दैट हार्ड, वुड इज़ पोरस. आपके जो प्लांट्स होते हैं उनमें पोरस सेल्स होते हैं, उस पोरोसिटी की वजह से ही तो वो जो चीज़ें हैं वो ऊपर जा रही हैं. वुड इज़ नॉट हार्ड, वुड इज़ पोरस इनफैक्ट, ठीक है. Exception is diamond. Allotropic form of carbon is the hardest natural substance known. Diamond is the hardest natural substance known. ठीक है. Have low tensile strength. और पहली बात, wood एक element नहीं है. Wood is not an element. हम यहाँ पे elements की बात कर रहे हैं. Elements can be either metals, non-metals और metalloids. Wood is not an element. ठीक है. Wood बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ होता है. It is not made of a single element. ठीक है. हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. ज़्यादा करके मेटल्स के लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं, वो बेयर नहीं कर पाएंगे. आप अगर भाई साहब एक पेपर यहाँ पे रखते हैं और उस पेपर पे कुछ बोझा रख देते हैं, वो पेपर क्या उस बोझ को ले पाएगा? नहीं, वो गिर जाएगा नीचे, ठीक है. लेकिन आप फर्नीचर के ऊपर या आप लोहे के ऊपर कुछ रखेंगे तो वो गिरेगा नहीं, ठीक है. सो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत लो होता है, इट इज़ वेरी लो, ठीक है. ओके, व्हाट एल्स? नॉन मेटल्स हैव अ वेरी लो टेंसाइल. नॉन मेटल्स में भी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस एट रूम टेम्परेचर. नॉन मेटल्स इन तीनों फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं. दे कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, ऑल एट रूम टेम्परेचर्स, ठीक है. ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल इन लिक्विड स्टेट. एक्सेप्शन है भाई साहब, ठीक है. एक्सेप्शन, इसको याद रखना है. ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर्स, ठीक है. कार्बन, सल्फर एंड क्लोरीन. कार्बन, सल्फर एंड क्लोरीन.
लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो भाई साहब इनके बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट्स। एक्सेप्शन इज ग्राफाइट विच हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज 3700 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं, ये गलत है भाई साहब, ग्राफाइट नहीं है, दिस इज डायमंड, दिस इज डायमंड, ठीक है। एक्सेप्शन इज डायमंड विच इज हैविंग अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3700 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना ज़्यादा हीट देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेल्ट डायमंड, ठीक है। लो डेंसिटीज एज कंपेयर टू मेटल्स, तो मेटल्स की हाई डेंसिटीज होती है, नॉन मेटल्स की लो डेंसिटीज होती है, ठीक है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में फटाफट डिफरेंसेस देख लेते हैं। मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग मेड इनटू शीट्स, ठीक है। डक्टाइल मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है। तो दीज आर नॉन मेलिएबल एंड ब्रिटल। ब्रिटल मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे ये, ठीक है। मतलब इनको अगर थोड़ा सा प्रेशर दोगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जैसे चौक पे थोड़ा सा प्रेशर दिया तो ये टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है। ओके, गुड कंडक्टर्स ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स। मेटल्स आर लस्टरस, दैट दिस दे हैव अ शाइन, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन बताओ, अभी तो पढ़ा, हाँ तुम लोग का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। एक्सेप्शन अब भी तो पढ़ा, आयोडीन, एक्सेप्शन आयोडीन, आयोडीन में एक शाइन है। दीज आर जनरली लस्टरस, दे विल हैव शाइन। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, इसमें एक्सेप्शन, दिस इज बेसिकली ग्राफाइट। ग्राफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन एंड ऑल्दो बीइंग मेड ऑफ अ नॉन मेटल इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई साहब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नीदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ठीक है, दे आर जनरली ब्रिटल। चलिए आगे चलते हैं। जनरली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, यहाँ पे एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या होगा, हाँ जनरली सॉलिड्स, मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। हाँ मरकरी, बाजू वाला बोला इसलिए, मरकरी एट रूम टेम्परेचर, मरकरी एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये भाई साहब लिक्विड में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। ओके, मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर, दे मे बी सॉलिड, दे मे एग्जिस्ट एज लिक्विड और दे मे एग्जिस्ट एट गैस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ओके, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे आर सोनोरस, दैट इज दे मेक अ साउंड व्हेन हिट, दे आर नॉन सोनोरस। तो ये सारे तमाम जो प्रॉपर्टीज़ थे मोर और लेस आप इनको पीछे के क्लासेस में पढ़ चुके हैं। नहीं होगा, इससे तोड़ मत दिया उसको, थैंक यू। ठीक है, सो दीज आर मोर और लेस प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हो गई ये, ठीक है, और नॉन मेटल्स एज वेल। अभी हम बात करेंगे मेटेलॉइड्स की। व्हाट आर मेटेलॉइड्स? मेटेलॉइड्स आर बेसिकली एलिमेंट्स विच विल हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, जिनमें प्रॉपर्टीज बोथ मेटल्स और नॉन मेटल्स की होगी, दे आर नोन एज मेटेलॉइड्स, ठीक है। मेटेलॉइड्स कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। So what are metalloids people? Metalloids have common characteristics to metals and non-metals, ठीक है। तो जो भी metals और non-metals होंगे इनके common characteristics होंगे किसमें? metalloids में, ठीक है। ओके, मतलब ये थोड़ा सा metal की तरह भी behave करेंगे और थोड़ा सा non-metal की तरह भी। Examples arsenic, silicon, germanium, ठीक है, ये सारे जितने भी हैं ये metals की तरह भी behave करेंगे और non-metals की। जैसे अगर आप देखोगे सिलिकॉन जो है वो लो टेम्परेचर पे हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा आप उसको एनर्जी देंगे तो इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो इट इज नोन एज अ मेटेलॉइड, ठीक है। सो आर्सेनिक, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर एग्जांपल्स ऑफ मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स मींस दैट दे वुड हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, ठीक है। जैसे आप सिलिकॉन देखोगे, सिलिकॉन इज अ गुड कंडक्टर लाइक मेटल्स, हैज लो बेंडिंग पॉइंट लाइक नॉन मेटल्स। आप देखोगे सिलिकॉन को ज़्यादा करके हम किस में यूज़ करते हैं? प्रोसेसर्स में, आपके कंप्यूटर्स में, सर्किट्स में हम यूज़ करते हैं ज़्यादा करके, ठीक है। सिलिकॉन इज़ यूज्ड, हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट लाइक नॉन मेटल्स। वाई? बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर लाइक मेटल्स, बट नॉन मेटल्स की तरह इसकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है, हीट नहीं ले पाएगा। इसलिए देखो कंप्यूटर्स में फैंस फिट रहते हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स में कूलिंग का सिस्टम होता है, क्योंकि भाई साहब अगर कूलिंग का सिस्टम नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हीट हो जाएगा और हीट होने के बाद क्या हो जाएगा भाई साहब, इट विल मेल्ट, ठीक है।
हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट लाइक नॉन मेटल्स। तो सिलिकॉन का सर्किट होता है ज़्यादा करके कंप्यूटर के चीज़ों में, और अगर भाई साहब ये हीट हो गया तो व्हाट विल हैपन, इट विल मेल्ट लाइक नॉन मेटल्स, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लो। समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है। यूज्ड एज सेमी कंडक्टर्स फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। आपके ज़्यादा करके इलेक्ट्रॉनिक चिप्स किससे बनते हैं भाई साहब? सिलिकॉन से बनते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं क्या? मेटलॉइड्स। दीज आर बेसिकली मेटलॉइड्स। क्लियर है? ओके अभी आपके कंपाउंड्स क्या क्या हो गया भाई साहब? देखिए दीज आर कंपाउंड्स। कंपाउंड्स मतलब क्या होंगे? कंपाउंड्स मतलब दो एलिमेंट्स से जो बने हों। ठीक है, सो दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन जब होता है तब हम उसको बोलते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो H2O है, तो क्या क्या एलिमेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं? H2O इज अ कंपाउंड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस इज वाटर। यहाँ पे सॉल्ट विच इज बेसिकली सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम एंड क्लोरीन, तो सोडियम एज एन एलिमेंट एंड क्लोरीन एज एन एलिमेंट। यहाँ पे हाइड्रोजन एज एन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन एज एन एलिमेंट। देन वी हैव CuSO4। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? कॉपर है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो ज़रूरी नहीं कि दो से ही बन जाएं। ठीक है, कम से कम दो तो लगेंगे ही। एक कंपाउंड बनाने में दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है एक कंपाउंड के बनने में। आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है, सो एट लीस्ट 2 एलिमेंट्स or more will be required to form a compound. Clear है? Okay, so this is basically copper sulfate. A compound is the substance made up of 2 or more types of elements chemically combined in a fixed proportion, and it can be further divided into simpler substances only by chemical means. अभी समझिए, यहाँ पे H2O जो है इसमें जो रेशियो है H और इसके बीच में that is 2:1। NaCl जो है इसमें जो रेशियो है दैट इज 1:1। CuSO4 है, इसमें रेशियो 1:1:4। ठीक है, यही रेशियो रहेगा। आप किसी कुएं से प्योर वाटर को लेकर आएं, अगर आप सी से प्योर वाटर को लेकर आएं, या आप किसी सॉइल से प्योर वाटर को लेकर आएं, पॉन्ड से किसी प्योर वाटर को लेकर आएं, या लेक से, प्रोवाइडेड द वाटर इज प्योर, इट विल हैव द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे वाटर में H2O है, यहां पे भाई साहब रेशियो आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम। वाटर हमारे लिए लाइफ है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल नीड वाटर टू सर्वाइव। क्लियर है? एक एटम का तुमने अगर इधर उधर कर दिया तो वही तुम्हारे लिए पॉइजनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड दिस इज पॉइजनस, दिस इज पॉइजनस। ठीक है, ये आप कंज्यूम ही नहीं कर सकते। देखो वही हाइड्रोजन और वही ऑक्सीजन, सिर्फ क्या हो गया भाई साहब, एक एटम आपने बढ़ा दिया तो ये पॉइजनस हो गया। वन इज लाइफ एंड द अदर वन इज पॉइजन। ठीक है, जस्ट बिकॉज ना नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, आपने रेशियो यहाँ पे बिगाड़ दिया भाई साहब, 2:2 कर दिया, बस ये अलग ही हो, अलग कंपाउंड बन गया। तो इसीलिए एलिमेंट्स जो हैं कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, दे विल ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, वेन एवर दे आर फॉर्मिंग कंपाउंड्स, एलिमेंट्स विल ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन वेन एवर दे आर फॉर्मिंग कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस है? वे तो हम सब मर गए होते, है ना। वी आर ऑल कंटिन्यूसली ब्रीदिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन और क्या है, ऑक्सीजन है। क्या रेशियो है भाई साहब, 1:2 का रेशियो है। यही देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज सुपर पॉइजनस। अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड के एनवायरनमेंट में रहते हैं सो अ पर्सन कैन डाई। आपने बहुत बार देखा रहेगा, मतलब सुना भी रहेगा कि कभी कभी गाड़ियों में AC लगाकर ड्राइवर सो जाता है और मर ही जाता है। क्यों? क्योंकि AC के पाइप्स में आपके होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कूलिंग पाइप्स होते हैं, और कभी कभी उनमें भाई साहब लीकेज होता है। ऐसे बड़े रूम में कुछ नहीं होगा, लेकिन छोटी सी गाड़ी में वही हमारे ब्लड में होता है हेमोग्लोबिन, हमारे ब्लड में होता है हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन की एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। हेमोग्लोबिन बेसिकली कंबाइंस विद ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये 200 टाइम्स ज़्यादा कंबाइन करेगा। इट हैज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ ऑलमोस्ट 200 टाइम्स मोर दैन विथ ऑक्सीजन। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? जिसके वजह से क्या होगा, पूरा हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करने में चला जाएगा,
जिसके वजह से हमारे शरीर में भाई साहब ऑक्सीजन का फ्लो ही नहीं होगा, हमारा ब्लड अभी ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, हमारा ब्लड में अभी कार्बन डाइऑक्साइड फैलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड से हमारे सेल्स को कोई फ़ायदा नहीं है। आवर सेल्स विल इवेंचुअली डाई एंड द पर्सन विल रीच हिज डेथ। ठीक है, सो देखो एक रेशो बिगड़ जाता है तो कैसे प्रॉपर्टीज़ एकदम ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। वही कार्बन और वही ऑक्सीजन लेकिन रेशियो बिगड़ गया है, वही हाइड्रोजन और वही ऑक्सीजन लेकिन रेशियो बिगड़ गया है। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रही है? ओके ओके ओके। सो अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स chemically combined in a fixed proportion and it can be further subdivided into simpler substances only by chemical means। आप ऐसे ही इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते भाई साहब, बहुत तगड़े केमिकल मीन्स की ज़रूरत है। जैसे H2O में अगर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करना है, यू विल हैव टू बेसिकली पास एन इलेक्ट्रिक स्पार्क, आपको इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करना पड़ेगा तब जाके ये डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो बड़े बड़े केमिकल मीन्स से ही आप इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। यू कैन नॉट ईजिली सेपरेट देम आउट क्योंकि देयर इज़ अ बॉन्ड विच एग्जिस्ट बिटवीन द कंबाइनिंग एलिमेंट्स। तो ये जो भी एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं दे आर कंबाइनिंग ड्यू टू अ बॉन्ड and you will have to apply certain amount of energy which will eventually break these bonds and set these elements as free from their compound forms। ठीक है, तो सिर्फ केमिकल मीन्स से ही हम इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more types of elements which are chemically combined, केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ है in a fixed proportion and it can be further divided into simpler substances only by chemical means। तो chemical means से ही हम इनको तोड़ सकते हैं, not otherwise। ठीक है, elements of compounds are bonded with imaginary forces of attraction। ठीक है, number of atoms of an element in a compound are always fixed। तो जितने भी number of atoms जैसे हाइड्रोजन और वाटर, सॉरी in water what is the number of hydrogen atoms in one molecule of water? 2 एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स? 1। ये हमेशा फिक्स ही रहेगा। आप प्योर वाटर को कहीं से भी लाओ, पॉन्ड, रिवर, लेक, स्ट्रीम, सी, ओशन, वेल, वेर एवर यू आर गेटिंग प्योर वाटर फ्रॉम, you will always get it in the format of H2O, which is 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. This proportion or ratio is going to remain the same। ठीक है, so number of atoms of an element in a compound are always fixed। This number of atoms is always fixed। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल रिएक्शन। केमिकल मीन्स मतलब केमिकल रिएक्शन से ही हम उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस ओनली बाय केमिकल मीन्स। हम केमिकल रिएक्शन से ही कंपाउंड्स को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। मतलब जैसे किसी कंपाउंड को अब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में अगर हमको तोड़ना रहे तो हमको केमिकल प्रोसेस से ही वो प्रोसेस पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, ऐसे ही मतलब अच्छा चलो कॉपर निकाल लेते हैं इसमें से, सल्फर निकाल देते हैं, चलो ऑक्सीजन निकाल देते हैं, ऐसे नहीं होगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू सेपरेट आउट लाइक दैट। ठीक है, कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो किसी भी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा, जैसे सोडियम क्लोराइड का भाई साहब NaCl। ठीक है, कॉपर सल्फेट का हो गया CuSO4, वाटर का हो गया भाई साहब H2O, जैसे कैल्शियम क्लोराइड का हो गया CaCl2, पोटेशियम क्लोराइड का हो गया भाई साहब KCl। ठीक है, तमाम फार्मूलेज हैं। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट का हो गया CaSO4, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। हर एक को हम एक फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं तमाम, ठीक है, चाहे इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक, वी कैन रिप्रेजेंट देम बाय अ फार्मूला। ठीक है, कंपाउंड हैज टोटली न्यू प्रॉपर्टीज देन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसे आप देखो वाटर, ठीक है, वाटर अगर पानी को अगर आप आग में डालोगे तो क्या होगा? आग बुझेगी, इट विल गेट एक्सटिंग्विश्ड। बट लुक एट व्हाट वाटर इज मेड अप ऑफ। इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक एक्सीलेंट फ्यूल है, बहुत जोर से आग लगेगा, इट बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड, वो खुद ही जल जाएगा। एंड ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ बर्निंग। ऑक्सीजन इज कोई भी चीज़ जल नहीं सकती अगर उसको ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिल रहा हो। ठीक है, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ बर्निंग, हाइड्रोजन इज एन एक्सीलेंट फ्यूल। बोथ विल बेसिकली इन सम फॉर्म और शेप सपोर्ट बर्निंग। लेकिन दोनों को मिलाकर जब कंपाउंड बनता है H2O, इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर, वो आग को बुझा देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? कंपाउंड हैज़ टोटली न्यू प्रॉपर्टीज। कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज से एकदम अलग है उनकी प्रॉपर्टीज। आर वी क्लियर? ठीक है,
H2 is a combustible that is catches fire and oxygen supports combustion but water extinguishes fire. Just because water is a compound formed from the elements H2 and O2, ठीक है, it has properties different from those of elements like H2 and O2, ठीक है. अभी भाई साहब मैटर क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ प्योर मैटर, एज वी सॉ इट्स ईदर प्योर और इम्प्योर. इम्प्योर मैटर इज फर्दर क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एंड pure matter is classified as elements and compounds. We saw what are elements and we saw what are compounds. Impure matter is basically mixture, ठीक है. मिक्सचर आप किसी भी चीज़ का बना सकते हैं. 1 किलो आपने आटा ले लिया और 1 किलो सैंड ले लिया, मिक्सचर बना दिया. आपने 5 किलो आटा ले लिया और आधा किलो आपने सैंड ले लिया, इसका भी मिक्सचर बन जाएगा भाई साहब. नींबू पानी बना रहे हैं, नींबू पानी इज़ अ मिक्सचर. आपने 2 नींबू निचोड़ कर भी नींबू पानी बना सकते हैं, आधा नींबू निचोड़ कर भी आप नींबू पानी बना सकते हैं. तो मिक्सचर का कोई वो नहीं है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है. मिक्सचर डजेंट हैव एनी फिक्स्ड प्रोपोर्शन, इसीलिए हम इसको इम्प्योर बोलते हैं. दिस इज बेसिकली इम्प्योर. मतलब आप किस मिक्सचर में कोई भी क्वांटिटी को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं या किसी भी क्वांटिटी को बेसिकली कम कर सकते हैं, ठीक है. ओके